ओके सो फ्राइडे हम कुछ भी नया नहीं करते। कल तक मैंने आपको जितना करा दिया था कोलिजन तक, उसे हम कंटिन्यू तो कोलिजन कंप्लीट हो गया, बस कुछ एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स करानी रहती हैं, उसे हम कंटिन्यू करेंगे मंडे। मैंने पहले भी कहा हुआ है कि फ्राइडे में कोई नया टॉपिक नहीं कराऊंगा। फ्राइडे जितना मैंने वीक में कराया है उससे रिलेटेड जेई या नीट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो न्यूमेरिकल्स मुझे डिस्कस करने होते हैं, या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट हमने एनसीईआरटी में नहीं था वो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं। फ्राइडे और कुछ नहीं करा रहा। सो लास्ट वीक तक हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करा था। लास्ट वीक जो हमने करा है 11th में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम और पावर, तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो देखिए कुछ। जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड। जैसे आपको दिया एक प्लेट है, a plate of mass m length b and breadth a is initially lying on a horizontal floor with length parallel to the floor and breadth perpendicular to the floor. Find work done to erect it on its breadth. So देखिए कुछ ऐसे आपको दिया हुआ है। ये एक बॉक्स ऐसे रखा है along its length और इसे ऐसे कर दें। आपको जस्ट वर्क डन कैलकुलेट कर। सो ये आपको डायमेंशन बी गिवन है, ये डायमेंशन ए गिवन है, ये बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। तो आपसे सिर्फ ये कह रहा है इसको इरेक्ट करना है। इसको इरेक्ट करने में जो वर्क डन कैलकुलेट करना होगा वो वर्क डन कैलकुलेट। सो अगर इसका मास m है, भाई पहले ये ब्लॉक देखकर बताइए मुझे, आपको क्या लग रहा है, इट्स अ पॉइंट मास बॉडी और अ रिजिड बॉडी? ये जो बॉक्स आपको दिया है ये बॉक्स कैसा है, इट्स अ पॉइंट मास और अ रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी मींस जिसका डेफिनेट शेप और साइज होता है। पॉइंट मास जो सिर्फ एक पॉइंट हो जिसमें कोई लेंथ नहीं कोई ब्रेथ नहीं। Find work done to erect it on its breadth. To erect it on its breadth. So देखिए ये आपको पॉइंट मासेस नहीं दिए हुए, ये आपको रिजिड बॉडीज दिए। तो इनका जो भी सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर पर लाई कर रहा होगा। इसको आप लिख सकते हैं दैट्स a/2। इसको जब आप इरेक्ट कर देंगे तो ये यहाँ चला जाएगा, तो ये जो हो जाएगा दैट्स b/2। इट्स b/2। सो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करता हूँ, मैंने पहले ही बताया था कि आप सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट्स mg/a/2। आप सेंटर पूरा का पूरी बॉडी को उसके सेंटर से रिप्लेस कर दीजिए। जो इस सेंटर के लिए एनर्जी होगी वही एनर्जी पूरे सिस्टम के लिए होगी। युवराज इसका बताओ फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? ये यहाँ पहुंच जाएगा जब आप इसको इरेक्ट कर दोगे। युवराज सर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी कितनी?
सर सर हम्म, एम जी ए ये क्यों हो गया यार? देखो B/2। हाँ जी सर, वो सीधा हो गया। ओके सर, हाँ जी हाँ जी, B/2। मुझे चाहिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन क्या होता है? ये मुझे कौन बताएगा? ये जानवी बताएगी। जानवी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी, क्या रिलेशन इन दोनों? जानवी, रिलेशन बिटवीन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कोई आंसर नहीं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, विच इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो इसको उठाने में, ऐसे इरेक्ट करने में, एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क डन करेगी, दैट्स फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज mg/2 माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विच इज mga/2। सो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो गया, it's mg/2, it's b minus. So this is the work done by external force, which is mg/2 b minus a. इतना वर्क डन करना होगा इसे इरेक्ट कर। इतना लिखिए, तब तक मैं एक क्वेश्चन और लिखूँ। यहाँ तक लिखिए, कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो एक क्वेश्चन और लिखो। ये भी कुछ उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करेगा। सर अगर हम इसमें हाइट डिफरेंस को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आंसर सेम आएगा ना? हाइट डिफरेंस को 4 से मल्टीप्लाई करते तो फोर्स से, हाँ, फोर्स वेट हो जाएगा। हाँ तुम बेसिकली वर्क डन ही तो ले रहे हो फिर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तुम इनिशियल और फाइनल वर्क डन ही तो सबट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये जो चेन गिवन है, इसकी लेंथ L है एंड मास M, lies on the surface of a smooth hemisphere of radius r, with one end
टाइड सर 8 मिनट। अच्छा आपने दूसरा क्वेश्चन रिलीज। ये इसको लिख लो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, दूसरा क्वेश्चन लिख लो। लिया सर, मेरे को लगा आप नया क्वेश्चन रिलीज कर रहे हो। Tied to the top of the hemisphere. Calculate, भाई इसे लिखिए, फिर इसे भी हम साथ में सॉल्व करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और जो मैं आपको फ्राइडे कराता हूँ इसके स्कूल एग्जाम्स में आने के चांसेस कम होते हैं, ज्यादातर ये एंट्रेंस के काम आए। तो आपको जो चेन दी हुई है, इस चेन की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है। सर चेन की पोटेंशियल एनर्जी ना? सर बट वो तो चेन की डिफरेंट पार्ट्स के लिए अलग नहीं होगी, लाइक चेन का सबसे ऊपर वाले पार्ट के लिए अलग, नीचे वाले के लिए अलग। यहाँ एक बार में नहीं आएगा, इंटीग्रल्स यूज करने को। बिल्कुल सही देख लो, उससे एनालाइज कर सर दो। इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी इसकी, स्मॉल एलिमेंट की लेकर आपको। मैंने सर इसकी तो फिर रेंज आएगी। बिल्कुल रेंज होगी। सो इतना लिख लिया होगा आप लोगों ने, इसको मैं रख करूँ। तो देखिए इसको साथ में सॉल्व करते हैं, लिखना छोड़ दीजिए इसको ना, थोड़ा थोड़ा सब बताते रहेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे सबसे पहले अंशिका बताएगी। अंशिका, ये जो पूरी चेन है, ये मैंने रेफरेंस लाइन दी हुई है। ये पूरी चेन का ये एंड ए है और इस वाले को मैं एंड बी कहता हूँ। अंशिका, ए पॉइंट की हाइट कितनी है रेफरेंस लाइन से? हम सब एक बार रिपीट कर दोगे? ये चेन ए से बी तक रखी हुई है, इस ए पॉइंट की हाइट कितनी है रेफरेंस लाइन से? जो रेफरेंस लाइन है, इस रेफरेंस से पॉइंट ए की हाइट कितनी है? रेडियस की इक्वल नहीं होगा हेमिस्फीयर में? यस सर। अभी बताओ, ये हाइट सेम होगी या चेंज होगी कुछ? सिंपल ज्योमेट्री के पता चल जाएगा। यहाँ मैं ये रेफरेंस लाइन दे रहा हूँ ना, रेफरेंस लाइन से लेकर एंड ए तक का सेपरेशन आर था। सेपरेशन इट्स आर और लेस, क्या दिख रहा है? लेस सर। लेस देन आर। सो यहाँ पूरी चेन की पोटेंशियल एनर्जी एक सिंगल स्टेप में आप कैलकुलेट। तो ऐसी प्रॉब्लम्स क्या करते हो आप, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेते हो। सो आपने क्या किया, यहाँ पर चेन का एक स्मॉल एलिमेंट आपने कंसीडर कर लिया। इस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ है dl, और ये जो एंगल है, दिस एंगल इज d, रेडियस इज r। तो ये जो एंगल d थीटा है, इस d थीटा को आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ आर्क। मुझे लेंथ चाहिए, सो मैं इतना से स्मॉल पोर्शन ले रहा हूँ। कंसिडर, देखो मैं बता दूं अप्रोच क्या होगी हमारी। हमारी अप्रोच ये होगी कि हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे, जिस एलिमेंट को हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि रेफरेंस लाइन से कुछ y डिस्टेंस पर ये स्मॉल एलिमेंट रखा हुआ। पहले हम इस स्मॉल एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे,
फिर इस स्मॉल एलिमेंट को चेन के इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक इंटीग्रेट कर दें। बस ये हमारी अप्रोच होनी है कि यहां से लेकर और इसे फाइनल पॉइंट तक हम इंटीग्रेट कर दें। बस ये हमारी अप्रोच। इस एंगल को कुछ थीटा मान लो, ये यहां से एंगल में मेजर कर रहा हूं, ये एंगल थीटा। आखिरी बार अप्रोच बता रहा हूं, इस चेन की हाइट चेंज होगी तो विद इन वन स्टेप आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, उसके लिए एनर्जी लोगे पोटेंशियल एनर्जी, फिर चेन के इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक आप इंटीग्रेट करें। ये जो एंगल डी थीटा है, सो कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट of length dl subtending angle d theta at center। भाई जानवी तुम हो क्लास में? जानवी क्लास में हो तुम? यस सर। सर आपकी अब वॉइस नहीं आ रही थी तो फिर मैं दोबारा तब आई। अच्छा, अब आ रही है मेरी आवाज? अब बताओ यस सर। थीटा कितना हो जाएगा? ये आर्क की लेंथ है dl, ये रेडियस ऑफ आर्क है r। dl और r की टर्म्स में कुछ लिख सकते हो? d थीटा कितना होगा? भाई एंगल होता है सर डीएल क्या है यहाँ पे? लेंथ ऑफ द आर्क। ये जो आर्क ली हुई है आपने, इसकी लेंथ dl है, रेडियस ऑफ द आर्क इज r, तो एंगल होगा लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस ऑफ आर्क। अब मैं पूछ रहा था तुमसे, तुमने मुझसे सॉल्व। dl इज r d थीटा, दैट्स माय फर्स्ट इक्वेशन। अब ये जो आपने पोर्शन लिया हुआ है, ये इसकी कुछ हाइट है, ये y हाइट है, ये एंगल थीटा। सो अगर ये y है तो देखो इसमें दिखेगा तुम लोगों को क्लियर, ये अगर थीटा तो ये भी थीटा ले सकते हैं। मानस, क्या ये भी थीटा होगा अगर ये थीटा है तो? मानस, मानस जोशी, यस सर। अगर ये एंगल थीटा तो क्या इसको मैं थीटा ले सकता हूँ? ये सब हो जाएगा, थीटा ले सकते हैं। क्यों? कौन सा एंगल है ये कि मैं थीटा ले लूँ? ऑर्डिनेट एंगल ना, एक ऑल्टरनेट एंगल से सर। एक लाइन ये है, एक ऐसे जा रहा है, ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा, ये रेडियस है r, ये लेंथ है y। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ना इसको कि ये y और r को कनेक्ट करना है, तो cos थीटा आप लिख सकते हो। cos थीटा कितना आ जाएगा? इट्स बेस अपॉन हाइपोटेनस y बाय r। सो यहाँ से आपको y मिल जाएगा r cos थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो आपको ये y मिल गया, y इज r cos थीटा। अच्छा, इसके बाद इस स्मॉल एलिमेंट का मास dm मान लो। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। जानवी मेरी वॉइस नहीं आ रही तो एक बार लॉग आउट कर लॉग इन करो। इसको आवाज नहीं आ रही तो मैं इसे कैसे बताऊं? सर मैं एक बार लीव करके आती हूँ, आप प्लीज कुछ कराइएगा। मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट इज d। जो स्मॉल एलिमेंट मैंने दिया हुआ है मास है, इट्स मास इज d। हाइट इस मास स्मॉल एलिमेंट की रेफरेंस लाइन से y है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी स्मॉल एलिमेंट की, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी du, दैट्स mgh dm into g into y। ये पोटेंशियल एनर्जी। सो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया, इट्स dmgy, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब आपको किसी तरह से dm कैलकुलेट करना है।
भाई ये जो पूरी चेन है, इस चेन का मास m है, पूरी चेन की लेंथ l है, मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा मेत्री? मेत्री, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ चेन। मेत्री तुम क्लास में हो? हेलो, यस सर। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ चेन क्या होगा? सर डी यू। लोग पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं भाई। टोटल मास m, लेंथ l, मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा? m/l हो जाएगा। अच्छा, चेन लेंथ dl, मास ऑफ लेंथ dl। dl लेंथ का मास कैसे निकाल सकते हो? यूनिट लेंथ का मास m/l है, तो dl लेंथ का मास होगा m/l मल्टीप्लाइड बाय dl, और इसी को आप dm कह रहे थे, तो यहां से आपका dm आ गया, dm इज m/l मल्टीप्लाइड बाय dl। अब देखिए dl आपने फर्स्ट, इसको मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 4। क्वेश्चन आप सबने नोट कर लिया था? क्वेश्चन सब नोट कर चुके हैं? यस सर। इससे मैं रब कर रहा हूं। ये dm आ गया m/l इंटू dl। dl को आप लिख सकते हैं rd थीटा, तो आपने 1 को 4 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, आपका dm आ गया इट्स m/l मल्टीप्लाइड बाय rd थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ अगर एक बार आपको dm मिल गया, 5 को आप 3 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो जब आप 5 को 3 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, it's m/l r d theta into g। y की भी वैल्यू रख दो, y हमने कहीं कैलकुलेट किया होगा, y था r cos थीटा, तो 1 और 2 को 4 में रख देते हैं। इस dm की जगह मैंने m/l r d थीटा रख दिया, नहीं 1 कहां से आ जाएगा? ये जो इक्वेशन है 3, इस 3 में dm की वैल्यू मैं 5 से रख रहा हूं, y की वैल्यू मैं 2 से रख रहा हूं, 5 and 2 in 3।5 and 2 in 3। इस dm की वैल्यू मैंने ये रख दिया m/l r d थीटा, g एज इट इज, y की जगह मैंने रख दिया r cos थीटा। ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया mr² g/l cos थीटा d थीटा। ये पोटेंशियल एनर्जी है इस स्मॉल एलिमेंट की। फिर देखते हैं इसे कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर सकते हैं। इतना लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 6 तक, इतना लिखो, फिर वजह से एक इंटीग्रल रह गया, पूरी वायर के ऊपर इसे इंटीग्रेट कर। हाँ बोलो अंशिका। सर सर एक क्वेश्चन था नहीं कुछ। सर हमारी ना स्कूल में असाइनमेंट आई थी, तो उसमें क्वेश्चन था डिस्कस अबाउट पैरामीटर्स इन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। पैरामीटर्स इलास्टिक कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इन इलास्टिक कोलिजन में इट्स जस्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके।
कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी बता देना कि यस इलास्टिक हाँ जी, वो भी है दिया हुआ, लाइक डिफाइन करना है उसको। आमना हमने पूरी जो चेन गिवन है उस चेन की लेंथ L है, तो यूनिट लेंथ का मास आ गया m/l, dl लेंथ का मास आ गया m/l इंटू dl, उसी को हम dm कर यूनिटरी मेथड, यूनिट लेंथ आ गया। अब जितनी लेंथ के लिए भी निकालना है उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस यही काम कर। यहां तक लिख लिया सबने? रब कर दूं इसको? देखिए नेक्स्ट, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया mr² g/l इंटू cos थीटा डी थीटा। जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी U, उसके लिए आपको इसे इंटीग्रेट करना होगा। mr² g/l इट्स cos थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। देखिए एंगल की लिमिट चाहिए, तो मैं एक बार और हेमिस्फीयर बना रहा हूँ, मुझे आप बताना एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकते। ये है, और यहाँ पर मैंने चेन रखी, ये ऐसे चेन रखी हुई, ये ऐसे चेन रखी हुई। अगर मैं आपसे कहता हूँ ये वाला एंगल, ये वाला जो एंड है, ये इस डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है दैट एंगल इज 0, लेंथ L है, तो ये वाला जो एंगल होगा फाइनल, इसको θ1 कहता हूँ, इसे θ2 कहता हूँ। ये θ2 बता सकते हो मुझे? θ2 कितना हो जाएगा? रेडियस इज आर, लेंथ ऑफ आर्क के टर्म्स में कुछ लिख सकते हैं इस एंगल को? आमना ये सामना, ये एंगल कितना होगा? ये पूरी लेंथ, हाँ ये एंगल हो जाएगा लेंथ डिवाइडेड बाय आर। तो आपकी जो लिमिट होगा इंटीग्रल का दैट्स 0 टू L/r। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे इस पोटेंशियल एनर्जी को, इट्स mr² g/l cos थीटा का इंटीग्रल माइनस साइन थीटा होगा, लिमिट इज 0 टू L/r, सॉरी cos का इंटीग्रल साइन होता है, साइन थीटा। सो पोटेंशियल एनर्जी आ गई mr² g/l, upper limit sin is L/r minus sin 0, sin 0 0 होता है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया mr² g/l sin ऑफ L/r। तो ऐसे आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, mr² g/l sin ऑफ L/r। इतना लिख लीजिए, फिर से रब करते हैं, नेक्स्ट में देखिए। सर हाँ उस एंगल के लिमिट को हम नीचे वाले को 0 मान के और θ2 की जगह नीचे वाले को मान के ऊपर को 90 डिग्री बना के फिर लिमिट कर सकते हैं सर। फिर आपको एंगल इस रेफरेंस लाइन के साथ लेना होगा। जो आप एंगल लोगे वो एंगल को आपको इस रेफरेंस लाइन के साथ लेना पड़ेगा। स्टार्टिंग से ही एंगल्स देखो, उस एंगल में सारे एंगल के लिए मैंने रेफरेंस लाइन इसे लिया था। तो अगर आप नहीं कहते हैं मैं यहाँ से मेजर करूंगा तो सारे एंगल्स आपको इसकी टर्म्स में इस नहीं नीचे को रेफरेंस मान के और उन दोनों का
थीटा 2 का और थीटा 1 का दोनों का स्पेसिफिक वैल्यूज निकाल के आ सकता है सर? स्पेसिफिक वैल्यूज तो यही रहेंगी 0 और l+r, राइट? नो सर, थीटा 1 का 90 बना के और थीटा 2 को पाई r बाई 2 पाई r बाई 2 माइनस l डिवाइडेड बाय r ऐसा देखो एंगल, अगर तुम इसको रेफरेंस लाइन मान लो, इसको रेफरेंस लाइन मानने के लिए कह रहे हो, यस तो जब तुमने ये स्मॉल एलिमेंट लिया है, आपने स्मॉल एलिमेंट लिया, तो ये जो एंगल्स आप ले रहे हो, जो मैंने वर्टिकल के साथ लिए, ये एंगल भी आपको इसी के साथ लेना होगा। सारी चीजें तो रेफरेंस की टर्म्स। तो जहां मेरा कॉस आ रहा था r cos थीटा, वहां आपका r sin थीटा आना शुरू होगा। ओके सर। सर हाँ मनस्विन, सर इक्वेशन 5 and 2 and 3 लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ 5 and 2 and 3। सर तो इसमें 2 इक्वेशन का कौन सा पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे तो y है ही नहीं। ये ना 2y is r cos थीटा, तो 3 ये रहा dmgy, इसमें y था, ये y था, इसको रख दिया, यस सर। और dm ये रहा 5 आया था ये, तो यहाँ से मैंने dm सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है मनस्विन? यस सर। इसको मैं रब कर दूं अब? अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो एनसीईआरटी ने नहीं दिया, मैंने थोड़ा बहुत लिखा था उसके बारे में, बहुत ज्यादा यूज नहीं किया। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बट एनसीईआरटी ने बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया, तो एनसीईआरटी में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी नहीं है। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो फोर्स आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, इट्स माइनस ऑफ du ओवर dr। ये एक्सप्रेशन मैंने लिखा था, बट इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं कराया था। अगर आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, और एक चीज और, जब आप u को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो फोर्स का r कॉम्पोनेंट आएगा, वेयर fr इज कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग r। fr इज कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स along r डायरेक्शन के along फोर्स का कॉम्पोनेंट होगा। अगर आप ऐसे लिखते हो दैट f इज माइनस ऑफ du ओवर dx, पोटेंशियल एनर्जी को आपने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो फोर्स का x कॉम्पोनेंट मिलेगा। आप पोटेंशियल एनर्जी को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, आपको फोर्स का y कॉम्पोनेंट मिलेगा। सिमिलरली z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, z कॉम्पोनेंट। दैट मीन्स अगर पोटेंशियल एनर्जी x एक्सिस के अलॉन्ग चेंज होगी तो फोर्स x एक्सिस के अलॉन्ग एग्जिस्ट करेगी। पोटेंशियल एनर्जी अगर y एक्सिस के अलॉन्ग चेंज होगी, फोर्स y एक्सिस के अलॉन्ग चेंज करेगी। लेकिन अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं आपसे कहता हूं पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट अलॉन्ग x, y एंड z एक्सिस, पोटेंशियल एनर्जी x, y और z सबके अलॉन्ग एग्जिस्ट करती है, तो फोर्स x के अलॉन्ग भी एग्जिस्ट करेगी, माइनस ऑफ डेल्टा u ओवर डेल्टा x लिखेंगे। इस डेल्टा का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन है बट पार्शियल है। अभी देखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसी फोर्स का y कॉम्पोनेंट भी एग्जिस्ट करेगा, माइनस ऑफ डेल्टा u ओवर डेल्टा y। फोर्स का z कॉम्पोनेंट भी एग्जिस्ट करेगा, माइनस ऑफ डेल्टा u ओवर डेल्टा। जो नेट फोर्स होगी इस केस में, that net force F is Fxi cap, Fyj cap, Fz k cap। ऐसे आप नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चंस देखिए, जैसे मैं आपसे कहता हूं पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ एक पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी
मान लीजिए आपको kxy दे दिया, पोटेंशियल एनर्जी इज kxy, ये गिवन है। युवराज मुझे बताओगे फोर्स के कौन कौन से कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी kxy दिया हुआ है, युवराज फोर्स का कौन कौन सा कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा? सर फोर्स का सर y और x। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी x और y के लॉन्ग एग्जिस्ट कर रही है, तो फोर्स का x कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करेगा और y कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करेगा। हाँ भाई मेत्री सही आंसर था तुम्हारा। सो जब आप फोर्स का x कंपोनेंट लोगे, इट्स माइनस ऑफ डेल्टा u ओवर डेल्टा x, इट्स माइनस ऑफ डेल ओवर डेल्टा x ऑफ kxy। यश जरा ये डेरिवेटिव बताना मुझे। जब आप x की रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेते हो तो y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, बस इतना डिफरेंस है जनरल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव में कई वेरिएबल्स होंगे, जब आप एक वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो दूसरे को आप एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। एक को डिफरेंशिएट करते हैं तो दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा। तो यश मुझे बताओ जरा ये डेरिवेटिव कैसे सॉल्व होगा? यश यश नहीं है। सर दोबारा देख सुन लो, जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे ना, जब तुम x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो, कंसीडर y एज अ कांस्टेंट। जल्दी जल्दी ट्राई करो। तो माइनस के अलग हो गया, y को कांस्टेंट मान लो अलग हो जाएगा, इट्स डेल ओवर डेल x ऑफ x। ये fx आ जाएगा माइनस ऑफ के वाई डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स इज 1। तो आपका जो fx होगा दैट fx इज माइनस ऑफ के वाई। इसी Sir- तरह हाँ सर वो fx इज इक्वल्स टू क्या लिखा है? माइनस ऑफ डेल, कहाँ कौन सा स्टेप? यस सर वही। फर्स्ट स्टेप डेल्टा u ओवर डेल्टा x पार्शियल और डेरिवेटिव। उसके लेफ्ट में bu है वो। हाँ लेफ्ट या राइट? ये लेफ्ट 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 fx दूसरे वाले उसमें। कहाँ से या इसके बाद पूछ रहा हूँ? सर पार्शियल डेरिवेशन जिसके नीचे आपने लिखा है वो करके। अच्छा fy इज माइनस ऑफ डेल्टा u ओवर डेल्टा y। डेल्टा लिख रहा हूँ, डेल्टा इज पार्शियल डेरिवेटिव, डेल्टा लिख रहा हूँ, fx इज माइनस ऑफ डेल्टा u ओवर डेल्टा। तो वो u है ना, और फिर इससे पहले की भी सारी इक्वेशंस में वो u ही है या फिर वो v है? सब u है, पोटेंशियल एनर्जी। अब जब आप fy कैलकुलेट करेंगे दैट्स माइनस ऑफ डेल ओवर डेल y ऑफ u। सो fy हो जाएगा इट्स माइनस ऑफ डेल ओवर डेल y ऑफ u। u को आप लिख सकते हो kxy। सो fy हो जाएगा, हाँ यश मुझे बताओगे यहाँ कांस्टेंट किसे कंसीडर करेंगे? सर x को। x कांस्टेंट हो जाएगा, इट्स डेरिवेटिव ऑफ y डेल ओवर डेल y ऑफ y। y का डेरिवेटिव 1 होता है, सो fy आ गया माइनस ऑफ kx। सो दैट्स fy एंड दैट्स माइनस ऑफ kx। नेट फोर्स अगर आप, मेरे पास स्पेस नहीं है मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि जो नेट फोर्स होगी दैट नेट फोर्स इज वेक्टर सम ऑफ fx एंड fy। तो नेट फोर्स fx और fy को वेक्टोरिकली ऐड कर कर आएगा। So the net force is minus of ky I cap minus kx j cap। दोनों फोर्सेस को ऐड कर कर आएगा, ये नेट फोर्स ऐड करेगा। तो इस तरह की एक भी प्रॉब्लम एनसीईआरटी ने नहीं दी, बट बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पोटेंशियल एनर्जी दे दे तो फोर्स कैसे कैलकुलेट, इतना लिखिए।
इतना नोट कीजिए, हो जाए तो बताइए, इसे रब करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए, सब लिख चुके हैं, इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम आता है। इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था। अंश, मुझे बताओगे इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? अंश है क्लास में? यस सर। का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? दिव्यांशी, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। अगर मैं कह रहा हूं बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, दैट मींस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब मोशन मोशन नहीं होता। इक्विलिब्रियम सिंपली मींस नेट फोर्स इज जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो है, दैट मींस योर बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम को आप तीन पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हो। योर इक्विलिब्रियम कुड बी स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। भाई ये भी एनसीईआरटी ने स्किप किया है, ये भी पोर्शन एनसीईआरटी में नहीं है। योर इक्विलिब्रियम कुड बी अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम न्यूट्रल हो सकता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये तीन तरह के इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो देखिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? भाई ये भी टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है, तो यहां भी जो नेट फोर्स होगी वो नेट फोर्स जीरो होगी। स्टेबल इक्विलिब्रियम में सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, किसी एक पॉइंट तक तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन जैसे ही आप बॉडी को डिस्टर्ब कर दोगे, वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन खुद रीगेन कर लेगी। स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी will regain its equilibrium position, regain its equilibrium position on being disturbed. तो जैसे ही आप बॉडी को डिस्टर्ब करोगे, अगर वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन खुद रीगेन कर जाती है, तो आप कहोगे इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, अदरवाइज नहीं होगा। एग्जाम्पल समझिए, एक बाउल ले लिया मैंने, और इस बाउल में यहां मैंने बॉल रख दी, ये बॉल रेस्ट में, तो आप कह सकते हैं कि ये पॉइंट बॉल की इक्विलिब्रियम पोजीशन, बॉल यहां रेस्ट में हो। इस बॉल को मैं डिस्टर्ब कर कर यहां ले जाता हूं और रिलीज कर देता हूं। मैं यहां ले गया और रिलीज कर दिया। अनुभव क्या होगा बॉल के साथ? बॉल यहीं रुक जाएगी, अनुभव, या दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन रीगेन करेगी? अनुभव जोशी। सर क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं प्लीज? ये जो पोजीशन है बॉल की, दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। मैंने इसको डिस्टर्ब कर कर यहां ले गया और रिलीज कर दिया, क्या होगा बॉल के साथ? सर वो वापस आ जाएगी, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन रीगेन करने की कोशिश करेगी। अगर मैं यहां ले जाऊं,
अनुभव, अगर मैं इसे यहाँ ले जाता हूँ अब क्या होगा बॉल के साथ? ये बॉल फिर से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन रीगेन करने की कोशिश करेगी। इस तरह की इक्विलिब्रियम जहां बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन रीगेन करती है, इस तरह की इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल देखो अनस्टेबल भी टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स इज 0। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा कि जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है इसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। एक कॉन्सेप्ट और याद रखिएगा, सेकंड डेरिवेटिव जो होगा पोटेंशियल एनर्जी का, दैट्स ग्रेटर देन 0। सेकंड डेरिवेटिव पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन 0। ये स्टार्टिंग में मैंने आपको मिनिमम मैक्सिमम सिखाया था कि अगर कोई चीज मिनिमम है तो उसका सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है। अनस्टेबल में देखिए एफ नेट 0, मैं फिर कह रहा हूँ नॉट इन एनसीईआरटी, आपके स्कूल में ये सब चीजें कभी नहीं पूछी जाती, ये सिर्फ वो हैं जो एंट्रेंस में भी जब बहुत टफ बनता है तो ये डाल देता है। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी जो होगी यहाँ, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। जब आप सेकेंड डेरिवेटिव लोगे d2u ओवर dx², ये लेस देन 0। यहां बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन रीगेन नहीं करती। बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, रीगेन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसका एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो, अगर मैं एक को ऐसे करके रख दूं, इन्वर्ट करके रख दूं और यहाँ बॉल रख दिया, मैं कहता हूँ ये बॉल की इक्विलिब्रियम पोजीशन है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मैं इसे यहाँ डिस्टर्ब करके ले जाऊं, जानवी क्या लगता है तुम्हें, दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगी बॉल? जानवी अगर मैं बॉल को डिस्टर्ब कर यहाँ ले जाऊं, क्या बॉल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन फिर से रीगेन करेगी? नो सर, नीचे गिर जाएगी। So that's an example of unstable equilibrium. Body अपनी equilibrium position regain नहीं करती। Neutral equilibrium. This is again a type of equilibrium. तो यहाँ भी net force is 0. यहाँ potential energy constant रहती है। Second derivative अगर आप लेंगे, अगर एक चीज constant है तो उसका derivative 0 होता है। अब यहाँ ना body दूर जाएगी ना regain करेगी। यहाँ क्या होगा? Neutral में body remain in equilibrium at every point। भाई मोशन के हर पॉइंट में बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी, इक्विलिब्रियम से बाहर नहीं जाएगी। दैट मीन्स अगर मैं इसे फ्लैट सरफेस ले रहा हूं, इस पोजीशन में बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, मैंने इसे डिस्टर्ब कर दिया, ये यहाँ भी इक्विलिब्रियम में रहेगी, तो ना ये रीगेन कर रही है ना दूर जा रही है। आप जहां भी ले जाओ वहां ये इक्विलिब्रियम में रहेगी। लाइक ये फ्लैट सरफेस है, यहाँ मैंने बॉल रख दी, तो जहां आप बॉल को रखोगे वो बॉल की इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगी। ये भी इक्विलिब्रियम होगा, ये भी इक्विलिब्रियम होगा, ये भी इक्विलिब्रियम। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इतना लिखिए, फिर इसमें क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो एक पेंडुलम है जो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे रेस्ट पे होता है ना? एक्सट्रीम पर रेस्ट में होता है, लेकिन जैसे ही आप डिस्टर्ब करोगे, आप जैसे ही रिलीज करोगे एक्सट्रीम पर, वो दोबारा अपनी मीन पोजीशन पर आ जाएगा। जो एक्सट्रीम पे रेस्ट पे है वो इक्विलिब्रियम पे उस समय? नहीं, मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये बात आपने डिस्टर्ब कर दिया और रिलीज कर दिया, दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन रीगेन करने की कोशिश करता है। So this is basically case of stable equilibrium. सर हाँ सर, अगर हमने इंक्लाइन प्लेन लिया हुआ है और सर हम मतलब इंक्लाइन प्लेन पे सर किसका एग्जांपल होगा? इक्विलिब्रियम ही नहीं है। जब इक्विलिब्रियम ही नहीं होगा तो फिर तो इनमें से कुछ भी नहीं आता। इन तीनों केसेस के लिए जरूरी है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में, इंक्लाइन प्लेन में इक्विलिब्रियम नहीं होता, तो इन तीनों में से तो कुछ आ ही नहीं सकता। ओके अब्दुल हन्नान देखो, अनस्टेबल में बॉडी एक पॉइंट पर तो इक्विलिब्रियम में होगी, लेकिन अगर आप डिस्टर्ब कर दें तो दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन रीगेन नहीं कर पाती।
अगर ये दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन रीगेन नहीं कर रही तो आप उसे कहोगे इट्स अ केस ऑफ अनस्टेबल। सर हाँ, अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो सारी चीजें अवेलेबल है। अगर बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो डिपेंड करता है कैसी जगह पे मूव कर रहा है। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। नहीं अब्दुल अन्नान, ये आप चेंज करते हैं, आप इसे डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब करने के बाद अगर ये दोबारा अपनी जगह आ गई तो स्टेबल, नहीं आई तो अनस्टेबल, और नई जगह पर जाने के बाद फिर इक्विलिब्रियम में आ गई तो वो न्यूट्रल। स्प्रिंग स्टेबल एग्जांपल है, अनस्टेबल का नहीं। अनस्टेबल का तो एक ही एग्जांपल देखिएगा। हाँ सर ये फर्स्ट के स्टेबल इक्विलिब्रियम में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही ना वो एग्जांपल में? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी। सिर्फ देखो, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कभी कंजर्व नहीं रहती, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहती। तो यहाँ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कंजर्व होगी। ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, ये चेंज होती चली। सर हाँ क्या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट पाथ पे जा रहा हो तो न्यूट्रल कहेंगे। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। चलिए इसे फिर मैं रब कर रहा हूँ, इस पर देखिए प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं। आप इन सारी प्रॉब्लम्स को स्किप कर सकते हैं फॉर योर स्कूल एग्जाम्स, बट अगर आपका एम है कुछ 12th के बाद किसी एंट्रेंस का तो फिर आप स्किप नहीं कर सकते, तो आपको याद रखना पड़ेगा इसे। So potential energy of a particle in a certain field has form A by R square minus B by R. Find value of R corresponding to equilibrium position. Corresponding to equilibrium position. तो पार्टिकल की इक्विलिब्रियम पोजीशन के corresponding आपको R की वैल्यू चाहिए। Decide whether the equilibrium is stable. Decide whether the equilibrium is stable. आपको ये भी डिसाइड करना है कि ये जो इक्विलिब्रियम है whether this equilibrium is a stable equilibrium or not. So देखिए आपको पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, U is A by R square minus B by R. दिव्यांशी मुझे बताओगे इस पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स कैसे आएगी? दिव्यांशी फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर पोटेंशियल एनर्जी दी हुई? कोई आंसर नहीं है। मैत्री फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर पोटेंशियल एनर्जी दी हुई? सर फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा W by T। W by T क्या बोलती है फोर्स? सॉरी सर, डेल्टा W डेल्टा इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल। नहीं भाई, यानी कुछ तुम गड़बड़ कर रहे हो। अब्दुल हन्नान, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, फोर्स कैसे आएगी? सॉरी सर, du by dt। du over dt भी नहीं होता। हाँ भैया, आमना ने बताया कुछ
माइनस ऑफ डी यू ओवर डी आर, अभी तो लिखा था मेत्री, यस सर आर। कहाँ गया? टाइम थोड़ी ना होता बच्चे, पोजीशन होती है। इट्स a बाय आर स्क्वायर माइनस b बाय आर, बस इसे डिफ्रेंशिएट कर दे। सो ये f आ गया माइनस ऑफ a बाय आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा मेत्री? डिफरेंशिएशन ऑफ a बाय आर स्क्वायर। सर ए तो कौन, सॉरी, ए 2a अपॉन आर। आर क्यूब भाई, 1 बाय आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा माइनस 2 बाय आर क्यूब, 1 बाय आर का डेरिवेटिव होगा माइनस 1 बाय आर स्क्वायर, सो इट्स b बाय आर क्यूब। देखिए फ्राइडे में आपको वो बिल्कुल एक एक लाइन नहीं लिख सकता, ये सब बेसिक बेसिक से डेरिवेटिव है। तो आपका फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया, फोर्स आ गया 2a बाय आर क्यूब माइनस b बाय आर स्क्वायर। मानस मुझे बताओ कैसे पता चलेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मानस? सर इक्विलिब्रियम पे तो टोटल जो फोर्स है वो उसको 0 से इक्वेट कर देंगे। फोर्स को 0 से इक्वेट कर देंगे, सो दैट्स 2a बाय आर क्यूब माइनस b बाय आर स्क्वायर इज 0। सो ये आ गया 2a बाय आर क्यूब में से यहाँ से कुछ हम कॉमन ले सकते हैं, 1 बाय आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये आ गया 2a बाय आर माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, तो उधर जाके 0 हो जाएगा, बचेगा 2a बाय आर माइनस बी इक्वल टू 0। ये मिल गया आपको 2a बाय आर इज इक्वल टू बी, आर आ गया 2a बाय बी। कैस्पल मुझे डिसाइड करना है कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है या नहीं, उसके लिए क्या करना होगा? डबल डिफरेंशिएशन। एक बार और कैस्पल, तुम्हारी आवाज वॉइस कट गई बिल्कुल। सर हाँ डबल डिफरेंशिएशन। स्टेबल अनस्टेबल के लिए एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, आपको चाहिए डी स्क्वायर यू ओवर डी आर स्क्वायर, डी स्क्वायर यू ओवर डी आर स्क्वायर, दैट मीन्स डी ओवर डी आर ऑफ, ये जो डी यू ओवर डी आर आया था इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते, ये था ना डी यू ओवर डी आर, ये जो आया 2a बाय आर क्यूब माइनस b बाय आर स्क्वायर। कैस्पल डेरिवेटिव क्या होगा इसका, जल्दी से तेजी से इसका डेरिवेटिव बता दो कितना आएगा? -6a over r to the power 4 सेकंड second minus plus 2b divided वैल्यू by कितना होगा 2a बाय b, यहाँ r की जगह 2a बाय b सब्स्टिट्यूट करो और मुझे बताओ power 3. इट्स ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। जल्दी जल्दी करो इतना काम। तो ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0, स्टेबल अनस्टेबल? सर स्टेबल है। सब इतना काम करो, r की जगह 2a बाय b रखिए,
तो देखो जब आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सब्स्टिट्यूट कर दो r की जगह 2a/b, तो -6a by 2a/b to the power 4 plus 2b by 2a/b का क्यूब। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव हो गया -6a by 16a to the power 4 by b to the power 4 plus 2b by 8a cube by b। इसे ऊपर ले जाइए। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव हो गया -6ab to the power 4 by 16a to the power 4 plus 2b into b cube by 8a। तो ये a से ये कैंसिल हो गया क्यूब, सो ये बचा -6b to the power 4 by 16a cube plus 2b to the power 4 by 8a cube। ऑब्वियसली ये बड़ी टर्म, आप एलसीएम भी ले लो, 16a क्यूब एलसीएम आ जाएगा। ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव में कहीं गड़बड़? पॉजिटिव है सर। सर हाँ? सर हम जब आपने फर्स्ट स्टेप में 2b/a³ 8a³ लिखा है सर, हम वहाँ पर 2 और 8 को कट नहीं कर सकते थे क्या? कर देते, कोई बात नहीं, अच्छा नंबर कर दो कैंसिल। मेरा नेगेटिव क्यों आ रहा है? देखना मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। मानस एक बार चेक करो, मैं कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। -6 सर वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है कहाँ? सर वहाँ f में नहीं, सर नीचे। प्लस कर दिया। भाई एक बार चेक करो, मैं कहीं कहीं एक माइनस गड़बड़ कर रहा हूँ, कहीं कोई एक माइनस गड़बड़ हो रहा है। कहीं एक नेगेटिव साइन गड़बड़ हो रहा है। -du/dr माइनस 2a/r³ प्लस br, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया। सो यहाँ से r आ गया 2a/, भाई चेक करो जरा कैलकुलेशंस ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही ना? +4b to the power 4। तो ये आपका सिंपल एक्सप्रेशन नहीं आ रही है, स्टेबल नहीं आएगा, अनस्टेबल आएगा। तो जब आप वैल्यूज रखोगे, दिस इज d2u/dr² is minus of 2b to the power 4 by 16a³, which is less than 0. That means your equilibrium is unstable। एक बार और चेक कर लूं कहीं मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। a/r² minus 2a plus 2a/r, नहीं कुछ सही कर रहा हूं, कुछ सही कर एक गड़बड़। प्रॉब्लम है ये टू चेक स्टेबल और अनस्टेबल के नीचे d² u/dr², ये -6/r⁴ नहीं है। ये du/dr तो ये है ना, मैंने du/dr की जगह -du/dr को लिया, तो ये माइनस प्लस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा।
दैट्स द एंटायर प्रॉब्लम। ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। ग्रेटर देन जीरो फाइनली, सो इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, ग्रेटर देन जीरो स्टेबल। बस प्रॉब्लम ये हुई थी कि यहाँ आपको रखना होता है ना du ओवर dr, ये पूरा माइनस ऑफ du ओवर dr है, मैंने गलती से माइनस du ओवर dr की वैल्यू, du ओवर dr तो सिर्फ इतना होगा माइनस 2a बाई आर क्यू प्लस b बाई आर। सो अगर स्टेबल अनस्टेबल के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसे चेक करेंगे। इतना लिखो, पावर पर एक टाइप का न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में नहीं गिवन है तो हमने डिस्कस नहीं किया था। इतना लिखिए, एक क्वेश्चन पावर पर भी करना है। इतना लिख लिया? कोई रिस्पॉन्स नहीं, इसका मतलब लिख लिया आप लोगों ने ना। तो इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, इसे रब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक क्वेश्चन और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर हो। सर आप म्यूट हो गए हो। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इसको प्रोजेक्टाइल और इसके अंदर पावर दोनों कॉन्सेप्ट्स एक साथ यूज हो रहे हैं। कह रहा है एक बॉडी उसको थ्रो किया विद द वेलोसिटी v नॉट एट एन एंगल थीटा नॉट विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा नॉट एंगल पर आपने एक बॉडी को थ्रो कर दिया। आपको इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करनी है डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी आफ्टर टाइम t टाइम के बाद इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी, और उसके बाद एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है 0 से t टाइम। सो देखो, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला है इट्स f डॉट p। तो आपको जस्ट फोर्स और वेलोसिटी में डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। में पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन यूज होगा, बॉडी को ऐसे थ्रो किया, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे मूव कर रही है। जब आपने प्रोजेक्ट किया है इसे किसी v नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया हुआ है, जब ये यहाँ आएगा इसकी वेलोसिटी कुछ v होगी, वेलोसिटी का x कॉम्पोनेंट भी एग्जिस्ट करेगा vx, y कॉम्पोनेंट भी एग्जिस्ट करेगा विच इज vy। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चाहिए भाई, ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट करता है विच इज mg। तो यहाँ पावर हो जाएगा, पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, जिसे आप लिख सकते हैं एफ वी कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो आपकी फोर्स है दैट फोर्स इज mg,
पावर आप जिस वेट का कैलकुलेट कर रहे हैं दैट फोर्स इज mg, ये वेलोसिटी है, ये आपका mg का डायरेक्शन है, आपने v नॉट हॉरिजॉन्टल से थीटा नॉट एंगल पर प्रोजेक्ट किया था, अब आपको कैलकुलेट करना है इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो। मेरे ख्याल से एफ वी कॉस थीटा से ज़्यादा बेटर होगा अगर मैं इन सारी चीज़ों को कार्टेशियन फॉर्म में लिखूँ। तो यहाँ जो फोर्स है आपकी वो mg है, mg डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, तो mg को आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ जे का। अब आपका सिर्फ प्रोजेक्टाइल में इतना काम है वेलोसिटी कैलकुलेट करना। तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी होती है वेलोसिटी का x कॉम्पोनेंट प्लस वेलोसिटी का y कॉम्पोनेंट। वेलोसिटी का x कॉम्पोनेंट कैलकुलेट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं ux प्लस axt, x एक्सिस के लॉन्ग होगा i क्या। y कॉम्पोनेंट कैलकुलेट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं uy प्लस ayt, डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है x माइनस ऑफ j का। तो लिख सकते हो यहाँ जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी का x कॉम्पोनेंट जो है दैट इज v नॉट कॉस थीटा। भाई v नॉट है, इनिशियली x कॉम्पोनेंट होगा v नॉट कॉस थीटा नॉट, और जो y कॉम्पोनेंट होगा दैट विल बी v नॉट साइन थीटा नॉट। सो इट्स v नॉट कॉस थीटा नॉट प्लस ax। प्रोजेक्टाइल में x एक्सिस के अलोंग कोई एक्सीलरेशन नहीं होता। uy जो होगा दैट्स v नॉट साइन थीटा नॉट, ay इज माइनस g, तो इट्स माइनस gt माइनस ऑफ j का। अब आपका सिर्फ इतना काम है कि आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे फोर्स और वेलोसिटी का, देन दिस इज mg माइनस ऑफ j कैप डॉट velocity, it's v naught cos theta I cap plus v naught sin theta minus gt minus of j। सर हाँ, एक बार फिर से समझा दो, नेटवर्क इशू हो गया। तो देखिए आपने एक बॉडी को थ्रो किया है एट एन एंगल थीटा नॉट विद अ वेलोसिटी v नॉट, आपको इसकी किसी टाइम इंस्टेंट t पर पावर कैलकुलेट करनी है, इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर इज जस्ट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होगा। यहाँ जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट्स वेट, वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, तो इसे आप लिख सकते हैं mg माइनस जे कैप। जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी का x कॉम्पोनेंट भी एग्जिस्ट करता है और वेलोसिटी का y कॉम्पोनेंट भी एग्जिस्ट करता है। तो वेलोसिटी का x कॉम्पोनेंट है ux प्लस axt, x के अलोंग है तो i कैप, y होगा uy प्लस ayt, y कॉम्पोनेंट डाउनवर्ड्स होगा, तो इसे मैंने लिख दिया माइनस जी कैप। अब ये v नॉट इनिशियल वेलोसिटी है आपकी, x कॉम्पोनेंट होगा, देखो इसके साथ थीटा नॉट एंगल है, x के लॉन्ग v नॉट कॉस थीटा नॉट, y के लॉन्ग v नॉट साइन थीटा नॉट। तो ux को आप लिखोगे v नॉट कॉस थीटा नॉट, प्रोजेक्टाइल है x के लॉन्ग एक्सीलरेशन 0 होता है, तो ax को 0 लिख दिया, i क्या। बिल्कुल इसी तरह से इट्स uy प्लस ay, ui इज v नॉट साइन थीटा नॉट, ay प्रोजेक्टाइल में माइनस g होता है, तो इट्स माइनस g इंटू टी माइनस j का। पावर होता है f डॉट v, f की वैल्यू यहाँ से रख दी, v की वैल्यू मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दी, डॉट ले लिया, तो यहाँ पावर हो जाएगा, देखो इसका j कैप इसके j कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, पावर आ जाएगा mg v नॉट साइन थीटा माइनस g। यहाँ कोई x कॉम्पोनेंट नहीं है तो इसके साथ कोई मल्टीप्लाई होकर कुछ नहीं आएगा, 0 टर्म आएगी x के लॉन्ग, y वाला कंबाइन करके ये पावर दे देगा mg v नॉट साइन थीटा माइनस g। डॉट में सिखाया था जब j वाले का डॉट j के साथ लोगे तो j वाले कंपोनेंट को j वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करो। अब सेकंड पार्ट में आपको एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है। तो देखिए एवरेज पावर आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर अगर आपको दी हुई तो आप ऐसे कर सकते हो, जितने टाइम में कहा है उतने टाइम में इंस्टेंटेनियस पावर को इंटीग्रेट करो और उसी टाइम से डिवाइड करो। जैसे आप एवरेज कैलकुलेट करते हैं ना, मैं आपसे कह रहा हूँ P का एवरेज कैलकुलेट करो, तो ये भी तरीका होता है P1 P2 Pn डिवाइडेड बाय n कर दिया। आप एडिशन को इस तरह के केसेस में इंटीग्रेशन से रिप्लेस करेंगे, 0 से t तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, t से डिवाइड कर दिया, मुझे इंटीग्रेट करके बताओ एवरेज पावर क्या है। अभी थोड़ा सा टाइम और है, ये न्यूमेरिकल तो एटलीस्ट खत्म हो जाएगा। इंटीग्रेट करके बताइए मुझे कि एवरेज पावर कितनी आ रही है।
सर इसमें हम v नॉट को कांस्टेंट ले सकते हैं? v नॉट तो कांस्टेंट ही है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। इसको इंटीग्रेट कीजिए, मुझे फाइनल आंसर बताइए कितना आ रहा है। फ्राइडे वाले दिन आधे लोग गायब हो जाते हैं, आधे बीच बीच में से छोड़ के चले जाते हैं, इसीलिए मैंने इस क्लास को बिल्कुल ही अलग कर दिया। ये सब क्वेश्चंस मैं रेगुलर क्लास में नहीं। मैं आंसर लिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपको, जस्ट एक इंटीग्रल सॉल्व करना है। जब आप ये इंटीग्रल सॉल्व करोगे, सिर्फ एक इंटीग्रल सॉल्व करना है, जब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे देन योर एवरेज पावर P average is minus mg v naught sin theta naught minus gt by ये एवरेज पावर का एक्सप्रेशन होगा, माइनस एम जी वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी बाई। तो आप इंटीग्रल सॉल्व करोगे तो ये आपका एवरेज पावर है। ये फाइनल एक्सप्रेशन होगा जब आप इंटीग्रेट करेंगे, वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी बाई। चलिए आज इसे यहीं छोड़ते हैं, सैटरडे संडे कोई क्लास नहीं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, नेक्स्ट वीक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है फिजिक्स के। सो फर्स्ट जो टेस्ट होगा वो काइनेमेटिक्स का होगा, सेकंड जो टेस्ट होगा वो आपका सेकंड टेस्ट लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी बार। तो पहला सिर्फ काइनेमेटिक्स का होगा सब्जेक्टिव टेस्ट, टाइमिंग्स वगैरह सब आपको ग्रुप्स के ऊपर मिल जाएगी। हाँ, तो एग्जाम्स में फिजिक्स आएगी उसी चीज से, वही टॉपिक्स हैं जो आएगा। भाई जो सिलेबस आपका स्कूल में होगा वही होगा। जो भी नोटिफिकेशन होगा वो निष्कर्ष ग्रुप के ऊपर डाल देंगे। चलिए आज से यहीं छोड़ते हैं, मंडे से इसको कंटिन्यू। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जानी सर वो जो एक ऐप बताया था भैया ने, उसमें करना होगा ना? मैं ये सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, वो निष्कर्ष बता देंगे आपको कैसे होगा ये, ठीक है? वो ग्रुप देंगे वो सारी डिटेल। चलो आज यहीं रुक छोड़ते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।